नमस्कार प्यारे बच्चों। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से पीसीबी ट्यूटोरियल्स इस वीडियो लेक्चर प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में लेक्चर नंबर 3 की। लेक्चर नंबर 2 तक आपने क्लियर कर लिया है तो फिर आगे देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग कुछ सवाल करेंगे। लेक्चर नंबर 2 में लास्ट में हम लोगों ने फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देखा था, जिसमें हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ के मैग्नीट्यूड और उसके नेचर के बारे में पता चला था। तो उसी पर कुछ सवाल जरा देखा जाए। जैसे पहला सवाल देखिए क्या कहता है। इफ ए कॉइल हैज 200 टर्न्स, देखिए इफ ए कॉइल हैज 200 टर्न्स एंड इट्स रेसिस्टेंस इज गिवन 10 ओम एंड मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू इट चेंजेस फ्रॉम 5.5 into 10 power minus 4 वेबर टू 0.5 into 10 power minus 4 वेबर इन 0.2 सेकेंड। तो कुछ डेटा दिया हुआ है जिसमें आपको बताया जा रहा है कि नंबर ऑफ टर्न्स जो है कैपिटल एन से कह लीजिए वो 200 है, रेसिस्टेंस कॉइल का 10 ओम है और मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू इट जो डेल्टा फाई की वैल्यू आएगी वो फाई बी या फाई जो भी कह लो, एक ही बात है। फाइनल माइनस इनिशियल करना है आपको, तो 0.5 इंटू 10 पावर माइनस 4 माइनस 5.5 इंटू 10 की पावर माइनस 4। तो इसे अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, -5 इंटू 10 की पावर माइनस 4 वेबर हो जाएगा। और टाइम दिया हुआ है, डेल्टा टी दिया हुआ है हमको 0.2 सेकेंड, देख सकते हैं। तो मांग रहा है सबसे पहला क्या, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो पहला इंड्यूस्ड ईएमएफ जो हो गया माइनस डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी का फॉर्मूला लगाइए। तो उस हिसाब से ये कितना हो गया, यहाँ पर रख दीजिए -5 इंटू 10 की पावर -4 एंड टाइम था आपका 0.2। और n नंबर ऑफ टर्न्स है तो n से मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, तो -n इंटू इतना, तो -n, चलिए n को लास्ट में मल्टीप्लाई करते हैं 200 से, इस तरह से हो गया। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं देखिए क्या आता है, ये माइनस माइनस तो खत्म हो गया और इसको हटाए तो ये 0 हो गया, ये 2 1000 यहाँ पे खत्म, तो 5 और 1 बचेगा, तो 0.5 वोल्ट ईएमएफ इंड्यूस होगा, इससे पता चलता है। दूसरा देखिए क्या कहता है, इंड्यूस्ड करंट। तो करंट का क्या है, ई बाई आर। तो ईएमएफ 0.5 है, आर हमारा 10 था, तो यहाँ से सॉल्व हो गया 0.05 एम्पियर, ये भी आंसर हो गया। और तीसरा इंड्यूस्ड चार्ज। तो इंड्यूस्ड चार्ज के लिए हमने पढ़ा डेल्टा क्यू, इसे अगर डेल्टा फाई डिवाइड बाय आर कर दें तो ये दे देगा चार्ज। तो डेल्टा फाई था हमारा, मैग्नीट्यूड में ही काम कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो 5 इंटू 10 की पावर -4 और आर की वैल्यू थी 10, तो ये हो गया 5 इंटू 10 की पावर -5 कुलम, जिसको आप 50 माइक्रो कुलम चार्ज भी कह सकते हैं। तो ये हो गया हमारा तीसरा आंसर। तो पहला आंसर हो जाएगा 0.5 वोल्ट, काफ़ी आसान है, -n d∅dt, सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे आ जाता है। करंट इंड्यूस ई बाई आर, देख सकते हैं ई की वैल्यू निकाल चुके हो, आर से डिवाइड कर दो आ जाएगा। और चार्ज कितना फ्लो किया जो इंड्यूस चार्ज कहलाएगा, तो वो भी डेल्टा फाई बाई आर पढ़ा हमने, तो उस हिसाब से आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही दूसरे और तीसरे सवालों को भी थोड़ा सा वीडियो पॉज करके खुद से बनाने का प्रयास कर लीजिए। ये क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। गिवन दैट एरिया ऑफ कॉइल इज 5 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट हैज़ 50 टर्न्स, एरिया और टर्न्स दिए हुए हैं। तो गिवन वाला सेक्शन थोड़ा सा लिख देता हूँ। क्या है, कॉइल का एरिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, जरूरत पड़ेगी तो मीटर स्क्वायर में बदलना होगा आपको। नंबर ऑफ टर्न्स 50 कहा जा रहा है एंड इट इज केप्ट परपेंडिकुलर टू ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक फील्ड 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर है और ये परपेंडिकुलर रखा गया है, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर
कॉइल को परपेंडिकुलर रखा गया है मैग्नेटिक फील्ड के, तो थीटा की वैल्यू 0 लेंगे हम लोग, 0 डिग्री। मतलब कॉइल अगर खुद मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, जैसे कॉइल अगर इस तरह से रखा गया और मैग्नेटिक फील्ड जो हो गया आपका हॉरिजॉन्टल में, ऐसे समझ लो मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल में है, कॉइल आपका वर्टिकल में है। तो वर्टिकल में अगर कॉइल होता है तो उसका डायरेक्शन जो होता है वो हॉरिजॉन्टल में ही आ जाता है ना। इसको 3D से समझाएंगे कभी, फिलहाल डेटा करेक्ट कर रहा हूँ। और इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस इन कॉइल इन, देखिए टाइम दिया हुआ है डेल्टा टी 0.1 सेकेंड। अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा लग रहा है। द कॉइल इज रोटेटेड थ्रू, तो कितना से आपने रोटेशन किया है, देखिए वो लिखना यहाँ पर लगता है छूट गया है, तो 1 सेकेंड में देख लो। हाँ बिल्कुल, तो इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर 1 नंबर में है 90 डिग्री, 2 नंबर में है 180 डिग्री, 3 नंबर में है 360 डिग्री, और 4 नंबर में कहता है कि विड्रॉ कर लिया गया है फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड से। अब क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 4 सवाल पूछे जा रहे हैं आपको, तो यहाँ पर देख लेना है क्या करना है। तो इनिशियल एंगल ये थोड़ा सा देखना है। इट इज केप्ट perpendicular to a magnetic field given that area of coil is given and it has a 50 turns, it is kept perpendicular to a magnetic field of intensity इतना। तो अच्छा देखिए एरिया की बात कर दी गई, given that area of a coil is 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए परपेंडिकुलर बोल रहा है तो हम यहाँ 0 नहीं देते, यहाँ पर हम आपको डायरेक्शन ही दे देते हैं बी और ए का। ये मान के चूंकि थीटा क्या था, बी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल था, और जब ये इसको सीधा सीधा परपेंडिकुलर वर्ड यूज कर रहा है तो इसमें हम ज़्यादा दिमाग नहीं लगा सकते। आप इसको ऐसा करो कि 90 डिग्री लेकर के चलो, यही इनिशियल कंडीशन हो गया। अब बोल रहा है कि इसको 90 डिग्री से और रोटेट करना है ना, रोटेटेड थ्रू 90 डिग्री। तो पहले से 90 था, अब 90 पे कर दिया, तो या तो 180 हो गया होगा या 0 हो गया होगा, 90 का ही रोटेशन आएगा एंड सो ऑन। फिर 180 का रोटेशन, 360 का रोटेशन। तो देखिए यहाँ रोटेशन के थ्रू आपका आ रहा है तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, याद कीजिए ईएमएफ का फार्मूला जब रोटेशन के थ्रू था उसको देखना है। फिर लास्ट में इसको भी पॉज करके पढ़ लीजिए और ट्राई करिए। तो आई होप कि बच्चों आपने कंप्लीट किया होगा। तो एक बार फिर से इस डायरेक्शन को समझ लीजिए। तो जैसा मैंने कहा था, बाद में समझाता हूँ इस डायरेक्शंस को, तो आइए समझिए यहाँ पे, क्योंकि कभी कभी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं रखता, तो हमें अपने मन से मतलब निकालना पड़ जाएगा वहाँ पे कि जो क्वेश्चन देने वाले हैं वो क्या सोच रहे होंगे। तो यहाँ पर जैसे कहा कि गिवन दैट एरिया ऑफ कॉइल इज 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। मान के चलिए मेरे पास देखिए एक कॉइल मान लेते हैं, इसको वायर का एक कॉइल है, तो यही हो गया, एक सर्कुलर कॉइल मान लेते हैं, ठीक है। इसका एरिया दिया हुआ है, कहता है इट हैज 50 टर्न्स, इसमें पूरे टर्न्स 50 हो गए, एंड इट इज केप्ट परपेंडिकुलर टू ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब क्या मतलब हुआ इसका, क्योंकि देखिए कॉइल अगर मैंने इस तरह से रखा हुआ है, इस तरह प्रकार से रखा हुआ है, तो इसमें डायरेक्शन जो होगा, इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन जो होगा वो देखिए ऐसे, ये इस तरफ ऊपर की तरफ आ जाएगा ऐसा करके। और कॉइल अगर इस तरह से रखा हुआ है तो फिर एरिया का डायरेक्शन जो है या तो उस तरफ हो जाएगा या फिर इस तरफ से ऐसे हो जाता है। तो कहने का मतलब अगर आपने कॉइल को हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा हुआ, ये देखिए मैंने हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा, तो एरिया का डायरेक्शन इस तरह से वर्टिकली अपवर्ड आ जाएगा। और अगर आपने वर्टिकल प्लेन में रख दिया, ऐसे करके रख दिया, तो एरिया का डायरेक्शन इस तरह से हॉरिजॉन्टल प्लेन में आ जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर इनिशियली जब बोला ये कि इट इज केप्ट परपेंडिकुलर टू ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी, तो मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर बोल रहा है, लेकिन ये किसको बोल रहा है, एरिया फैक्टर को बोल रहा है या फिर कॉइल को बोल रहा है, ये चीज देखिए यहाँ पे क्लियर नहीं हो रही है। गिवन दैट एरिया ऑफ कॉइल इज इतना एंड इट हैज 50 टर्न्स, तो कॉइल के बारे में अगर आप बोल रहे हो तो इट इज केप्ट परपेंडिकुलर टू ए मैग्नेटिक फील्ड। अब मान के चलिए मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारा ऐसा आ रहा होगा और उससे परपेंडिकुलर रख रहे हैं, तो हो सकता है कि ये इस तरह से रखा हुआ, ज़्यादातर मीनिंग तो यही निकल रहा है। तो अगर हम इस मीनिंग को सही मान लें तो फिर क्या होगा कि इसका एरिया का भी डायरेक्शन तो ऐसे ही हो जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे ही हो जाएगा।
तो इसी वजह से मैंने शुरू में यहाँ पे 0 डिग्री लिखा था। लेकिन अभी अगर आप इसको मानिएगा ऐसा कि नहीं, ये तो एरिया का ही डायरेक्शन दिया हुआ है, जैसे बोला ना दैट एरिया ऑफ कॉइल इज 5 एंड इट हैज 50 टर्न्स, इट इज कैप्ट परपेंडिकुलर। अगर एरिया का मीनिंग निकलेगा, जो कि बहुत कम चांस होना चाहिए कि अगर एरिया और फील्ड के बीच में डायरेक्टली परपेंडिकुलर है, तब तो उस कॉइल को इन्होंने इसी तरह से रखा होगा। मतलब कि फील्ड आपका अगर ऐसा है तो कॉइल भी आपका ऐसा है, ताकि उसका एरिया ऐसा बने। तो इसके चांसेस तो कम है, तो हम लोग इसको ऐसे ही मान के चलते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जब इसमें आप पढ़ेंगे आगे, तो जो भी जनरेटर वगैरह के आते हैं प्रिंसिपल्स वगैरह, उस समय हम लोग इसी तरह से यूज़ करते हैं, तो वो आगे और क्लियर होगा। तो हम इसको यही कंडीशन मान के चलते हैं कि ये हमारा कॉइल हो गया, और आपका जो इसका अपना एरिया का डायरेक्शन हुआ वो भी इस तरफ हुआ, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी इस तरफ हुआ। तो मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल जो है एक दूसरे को परपेंडिकुलर बना रहा है, मतलब ये एंगल 90 डिग्री हो रहा है, ठीक है। तो शुरू में क्या हो गया, फर्स्ट एंगल क्या हो गया, 0। तो 0 लेकर के चलते हैं। तो यहाँ पर इस 90 को छोड़ दीजिए और थीटा इनिशियल 0 लेके चलना है, ठीक है। और अब आपका घुमाने वाली बात जो है वो सब आ गई 90 डिग्री, इसको घुमाया गया। तो ये जो इस तरह से घुमाएंगे अब हम लोग, तो जब आप 90 डिग्री घुमा दोगे इसको, तो जैसे मान लो आपने इसको कैसे ऐसे करके घुमा दिया, तो अभी जो भी इसका एरिया का डायरेक्शन ऐसा था, वो अब एरिया का डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से काम करना है। ये इस पर फाइनल करते हैं। चलिए बच्चों, अब आप मिला लीजिए जल्दी जल्दी। तो जैसा मैंने आपको समझाया कि अगर कभी भी आपको बोल दिया कि जो कॉइल है दैट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका मतलब हो गया कि कॉइल के जो एरिया का डायरेक्शन आएगा और जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आएगा वो दोनों सेम जाएगा डायरेक्शन। तो 0 डिग्री हम लोग ले लेंगे वहाँ पे इनिशियल। सो इनिशियल थीटा 0 डिग्री। अब आपको कहता है कॉइल को रोटेट किया गया, पहली बार 90 से, फिर 180, 360, और फिर मैग्नेटिक फील्ड से ही बाहर खींच लिया गया। तो 90 से रोटेट कर रहे हैं आप, तो जो फाइनल एंगल आपका बन रहा है वहाँ पर वो देखना होगा क्या बन रहा है। तो यहाँ पे 90 आ जाएगा। खैर, तो हम लोग सबसे पहले इनिशियल फाई निकाल लेंगे। इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स बी डॉट ए का फार्मूला लगेगा बी ए कॉस थीटा, और इनिशियली थीटा इनिशियल 0 था, तो आप इस तरह से रख सकते हैं वैल्यू। बी की वैल्यू आपकी देखिए 1 थी, 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, और एरिया आपका है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको आप मीटर स्क्वायर में बदलेंगे तो 10⁻⁴ उससे मल्टीप्लाई किया, और कॉस थीटा 0 हो गया तो कॉस 0 आ गया, ठीक है। और उसके बाद ये 5 × 10⁻⁴ आपका आ गया, कॉस 0 इज 1। सो दिस इज इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल। तो इतना वेबर का हो गया। अब फाइनल देखना है, जब आपने 90 डिग्री से रोटेट कर दिया तब फिर क्या हुआ। तो बी ए कॉस 90, फाई की वैल्यू बी डॉट ए बी ए कॉस थीटा, तो इस बार क्या हो गया 90 डिग्री, और कॉस 90 0, तो फाइनल हो गया सीधा सीधा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो चेंज इन फाई देखना है हमको, चेंज इन फाई, फाई फाइनल माइनस इनिशियल, तो उसको माइनस करिए, 0 माइनस इतना हो गया, सो माइनस इतना हो गया। और अब आप EMF निकाल रहे हैं, तो सीधा सीधा टाइम से डिवाइड कर दीजिए, डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, और नंबर ऑफ टर्न्स 50 थे तो 50 से मल्टीप्लाई हो गया। तो ये हमने सॉल्व किया, 0.25 वोल्ट आ गया। उसी तरह से सेकेंड केस में 180 था, तो सेकेंड फाइनल निकाल लेंगे। फाइनल फ्लक्स क्या हुआ, तो बी ए कॉस 180, कॉस 180 -1 होता है, सो ये माइनस बी इंटू ए हो गया। तो माइनस ऑफ आपका ये 5 × 10⁻⁴ वेबर आ जाएगा। फिर डेल्टा फाई निकालिए उसी तरह से, फाइनल माइनस इनिशियल करते हुए, और इस तरह से आप देख सकते हैं कि फाइनल आपका भी माइनस में था और इनिशियल भी आपका देखिए ये तो पॉजिटिव था, तो माइनस साइन है, फिर पॉजिटिव, दोनों ऐड हो गए, ऐड हो जाएंगे, माइनस में इतना आ गया। और फिर आप EMF लिखेंगे, और वही एन टर्न्स की वजह से 50 आप एक साथ को सॉल्व करेंगे इसको, तो ये 0.5 वोल्ट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो 90 पर जितना आ रहा था 180 पर फिर आपको क्या हो गया, उसका डबल आपको आ गया, अगर आपने उसी टाइम में तेजी से घुमाया हुआ है तो। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, थर्ड नंबर देखिए, कहता है 360, मतलब कंप्लीट रोटेशन दे दिया आपने, कंप्लीट रोटेशन दे दिया। तो फिर क्या हो गया फाइनल वाला, तब तो वापस cos 360 लगाओगे, cos 360 cos 0 एक ही बात है 1। तो ये बी ए मतलब जितना इनिशियल था उतना ही फ्लक्स फिर से आ गया, तो चेंज की बात तो हो ही नहीं सकती, जितना था पहले बाद में उतना ही आ गया, तो कोई चेंज नहीं होगा। तो एवरेज EMF जो भी डेवलप हुआ वो आप देख सकते हैं यहाँ पर 0। लेकिन यहाँ पर एक बात बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो क्या इस केस में कोई भी EMF डेवलप नहीं हुआ कभी भी, तो ऐसा नहीं है। वो पूरे के पूरे
रोटेशन के लिए अगर आप नेट ईएमएफ देखोगे वो ज़रूर जीरो यहाँ पे लिखा हुआ है। वो इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि आधे समय तक चार्ज जो है वो एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन जा रहा होगा और फिर आधे समय तक वो दूसरे से पहले डायरेक्शन में आ रहा होगा। तो इसके लिए ये ई नेट लिखा हुआ है, मतलब कि एक टाइम पर वो इधर से उधर पोटेंशियल दिखा रहा होगा तो दूसरे हाफ टाइम में वो उधर से इधर दिखा रहा होगा, तो वही कैंसिल हो गया एवरेज रूप से। ठीक है, तो इस पर करते हैं बात। लास्ट वाला क्या है वो देखो, बड़ा सिंपल है, विड्रॉ फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड। तो शुरू में तो इतना फ्लक्स था, बाद में सीधा सीधा खींच लिया, तो सीधा सीधा खींच लिया, जीरो हो गया फिर तो, और जीरो हो गया तो फिर यही वाला बात आ जाएगा। तो आपका वही टाइमिंग सबके लिए सेम है 0.1 सेकेंड, और उसकी वजह से फिर से यही वाला आंसर आ जाएगा 0.254। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा ये समझिएगा बच्चों कि जैसे ये कॉइल हुआ हमारा, ये कॉइल हुआ और मैग्नेटिक फील्ड मान के चलिए हमारा ये था, यही क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ थे ऐसे, और आपने उसके परपेंडिकुलर इस तरह से कॉइल को रखा हुआ था। अब आप कॉइल को क्या कर रहे थे, रोटेट कर रहे थे, इस तरह से रोटेट कर रहे थे ऐसे करके। ठीक है, ऐसे रोटेशन में आप ला रहे हो। तो हुआ क्या कि पहले से आप ऐसे थे, अभी 0 डिग्री है, एरिया वेक्टर भी उधर होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी उधर था, तो 0 डिग्री हो गया। अब आपने कॉइल को रोटेशन दिया ऐसे 90 डिग्री का रोटेशन दिया, तो अब इसका एरिया वेक्टर इधर हो गया और मैग्नेटिक फील्ड तो इधर था, तो अभी इसके थ्रू जो फ्लक्स लिंक्ड है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि आपका मैग्नेटिक फील्ड इधर हो गया और एरिया वेक्टर इधर आ गया घूम के। तो 90 डिग्री बी डॉट ए, बी इधर आ गया, डॉट ए इधर आ गया, मतलब 90 डिग्री है तो 0 हो गया। तो फाइनल माइनस इनिशियल आपने वो कर लिया। अब इसी को कहा कि फर्दर आप ये 0.1 सेकेंड में ऐसा किए थे, अब आप क्या किए फिर 0.1 सेकेंड में अगर आपने इसको पूरा घुमा करके ऐसे 180 तक ले आए, भाई यहाँ से स्टार्ट लिया जैसा था और उसका पूरा तेजी से घुमा के ऐसे ले आया। ठीक है, तो अब क्या होगा, इसका एरिया का डायरेक्शन इधर आ जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड जो था वो तो उधर ही था। तो इस बार क्या हो जाएगा, माइनस बी इंटू ए। जैसे फर्स्ट टाइम बी ए होगा, तो इस टाइम जब इधर घूम के आ गया तो इसको निकालोगे तो बी ए कॉस 180, तो माइनस बी ए हो जाएगा। तो फाइनल माइनस बी ए, इनिशियल बी ए, तो माइनस बी ए माइनस फिर बी ए, तो वो -2 बी ए मैंने ऐड हो जाएगा इस बार। अभी बी ए इधर फ्लक्स का जो वैल्यू था बी इंटू ए इधर था, और फिर बाद में माइनस बी इंटू ए इधर आ गया, तो चेंज तो हुआ है। तो कितने का चेंज हुआ, बी इंटू ए यहाँ पे मान लो, 0 यहाँ पे मान लो, माइनस बी ए यहाँ पे मान लो, तो 2 टाइम्स बी ए नहीं चेंज हो गया अगर मैग्नीट्यूड से भी देखें तो उसके हिसाब से। तो इसीलिए वहाँ पर आपका ये बना। और यहाँ से यहाँ के अंतराल में अगर आप यहाँ से इस तरह से घूम के इधर आए हो, तो इस दौरान इसमें एक ईएमएफ डेवलप हुआ, करंट चलेगा। अब फिर क्या हुआ कि जब आप यहाँ से वापस ऐसे आओगे, ये यहाँ से वापस ऐसे आओगे, तो क्या होगा कि फिर से डेवलप होना शुरू होगा, क्योंकि जब आप ऐसे इधर से आ गए, इस तरफ आ गए एरिया, तो फिर से 0 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट टाइम ऐसे थे बी इंटू ए, फिर ऐसे आए तो 0, फिर ऐसे आ गया तो माइनस बी ए, ओके, और फिर ऐसे आए तो फिर से 0, और फिर जब ऐसे आ गए तो वापस आपका बी ए आ जाता है। ठीक है, तो जब 360 से आप पूरा घूम के वापस आ गए तो फिर से बी ए बन गया, तो जहाँ इनिशियल वही फाइनल। तो नेट तो नहीं हो पाएगा, लेकिन इसी बात को है कि इसका ये मतलब नहीं कि पूरे चक्कर के दौरान, पूरे रोटेशन के दौरान कभी भी ईएमएफ जनरेट नहीं हुआ होगा, ऐसा बात नहीं है। ईएमएफ तो बदलता ही जा रहा है, वो हमेशा जनरेट हो रहा होगा, है ना। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जब यहाँ से यहाँ पहुँचे तो चूँकि ये जो है ना वो एवरेज कैलकुलेशन है, वो इंस्टेंटेनियस है भी नहीं। तो इंस्टेंटेनियसली अगर देखा जाए तो 0 हो सकता है उस वक्त के लिए, लेकिन फिर वो वैल्यू ले लेगा, क्योंकि वो एक साइन का ग्राफ बनाएगा, हम लोग आगे पढ़ेंगे भी। तो इसको यही समझिए कि शुरू में आपका वी ए था, यहाँ पे मानिए, तो फ्लक्स जो है पहले आपका बी इंटू ए यहाँ पे हो गया, फिर 0 हो गया, फिर माइनस बी ए हो गया, फिर वापस 0 हो गया, और फिर वापस बी ए हो गया। तो इस तरह से एक रोटेशन पूरा होता है। तो आप ये जो कैलकुलेशन करते हैं टोटल, ये एवरेज कैलकुलेशन होता है। और इसमें ईएमएफ 0 होने का ये मतलब मत समझिएगा कि हमेशा 0 होगा, रोटेशन के दौरान ईएमएफ डेवलप होता रहेगा इस तरह से। जैसा भी आप अगर 0.1 सेकेंड में 90 का रोटेशन दिए हैं तो ऐसा, 180 का 0.1 सेकेंड में दिए हैं तो वैसा, तो एंड सो ऑन जो भी है। तो यहाँ पर बस वही कंसिडर करना है कि हमेशा 0 नहीं होगा, वो एवरेज कैलकुलेशन की वजह से ऐसा है। और ये भी कह सकते हैं कि शुरू में करंट का हाफ रोटेशन तक डायरेक्शन एक तरफ से होगा, एंड सेकेंड हाफ में डायरेक्शन जो हो जाएगा वो पलट जाएगा, दूसरी तरफ से आ जाएगा। और चार्ज फ्लो भी उसी तरह से, फर्स्ट हाफ में 0 से 180 तक जो एक डायरेक्शन में चार्ज फ्लो करेगा,
तो फिर क्या होगा, सेकेंड हाफ में दूसरे डायरेक्शन में आना फ्लो शुरू हो जाएगा, मैंने नेट चार्ज फ्लो वो भी आप जीरो कह सकते हो। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन पर आते हैं। A coil of area 10 centimeter square is kept perpendicular to a magnetic field which is changing at the rate of 1 टेस्ला पर सेकेंड। यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक फील्ड में चेंजिंग बता रहा है, कॉइल का ओरिएंटेशन फिक्स है, तो उसी तरह से दिया हुआ है कि परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, तो कॉइल को इस बार हमने ऐसे रख दिया और मैग्नेटिक फील्ड आपका जो हो गया ये ऐसे हो गया, तो ये भी वही बात है, जो ऐसे रखने पर ऐसे होगा वही कॉइल को ऐसे रख देने पर इधर हो गया मैग्नेटिक फील्ड आपका पहले से है, तो एरिया वेक्टर भी इधर ही हो गया, तो 0 डिग्री इनिशियल से ही चलेगा। तो एरिया ऑफ द कॉइल दिया हुआ है थीटा इनिशियल 0 और फिर dv बाई dt यहाँ पर दे रखा है। तो ऐसे केसेस में क्या है, ईएमएफ मैग्नीट्यूड वाइज काम करिए, d5 बाई dt सीधा लिखते हैं, माइनस हटा रहा हूँ, तो फिर क्या हो गया bA cos 0 शुरू से, तो आपका देख सकते हैं कि cos 0 इज 1 और एरिया इज कांस्टेंट, तो एरिया बाहर आ जाएगा, dv बाई dt बचेगा और वो वैल्यू दी हुई है 1 टेस्ला के हिसाब से पर सेकेंड, तो वो रख दीजिए 1, और एरिया जो भी था आपका कितना था 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसको मीटर स्क्वायर बदलने के लिए 10⁻⁴ रखा, और उसके बाद आपका ये सॉल्व हो गया, तो 10⁻³ वोल्ट मतलब 1 मिली वोल्ट का आपको जो यहाँ पर होगा ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा कॉइल में। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज हो रहा है तो 1 मिली वोल्ट का आपको यहाँ पर ईएमएफ मिल जा रहा है। ओके, चलिए ऐसे नेक्स्ट बढ़ते हैं। आइए बच्चों, तो यहाँ पर ये भी एक दो सवाल है, इसको भी देख लीजिए। जैसे यहाँ पर ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा ध्यान रखेंगे इसको, वीवीआई कर दिया हुआ है वेरिएबल फ्लक्स, ठीक है, टी के रिस्पेक्ट में, फाई एज ए फंक्शन ऑफ टी दिया हुआ है 3t² - 5t + 16, जहाँ फाई इज इन वेबर एंड टी इन सेकेंड्स, अब एसआई में हो गया। कहता है इंड्यूस्ड ईएमएफ बताइए और इंस्टेंटेनियसली बताइए एट t = 2 सेकेंड बताइए। ठीक है, तो ऐसे ही सिचुएशंस के लिए जो ईएमएफ होता है -d∅/dt आप पढ़ते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स की कोई बात नहीं है, सो 1 हो जाएगा वो, तो -d/dt फाई की बात करो 3t² - 5t + 16, तो यहाँ से क्या हो गया, माइनस लगाते हुए इसको सॉल्व करेंगे डिफ्रेंशिएशन, तो 60 और ये -5 16 का 0 ये आ जाएगा। अब आपको एट t = 2 सेकेंड फाइंड करना है, ये जो निकला है आपको ये क्या हो गया, ये टाइम का फंक्शन निकल गया, ईएमएफ एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकल गया, तो 2 सेकेंड में रखना है तो पुट कर दीजिए 2, तो 6 × 2 - 5, तो ये क्या हो गया 12 - 5 दैट इज 7, सो -7, हालांकि मैग्नीट्यूड में लेंगे आप, सो दैट इज ईएमएफ इज 7 वोल्ट आप रखिए। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। ठीक है, ये माइनस साइन तो बस इसीलिए लगाया जाता है कि फाई अगर आपका ये कम हो रहा है तो उसको भी अपोज करेगा, और अगर बढ़ रहा है तो उसको भी वो अपोज करेगा उसके लिए। तो आइए, तो ऐसे क्वेश्चंस को मेरा सलाह है आपको कि ये माइनस छोड़कर ही आप काम कीजिए तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, सीधा सीधा आपको 7 आ गया, हो गया आपका आंसर। ओके, तो 7 वोल्ट। चलिए यहाँ पर काम करते हैं उसी तरह का एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ए कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस दिया हुआ है 10 ओम, चेंज फ्रॉम 1 वेबर टू 0.1 वेबर, तो कितने का चेंज आ गया। चाहो तो मैग्नीट्यूड में ही काम कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे आंसर पॉजिटिव हैं, तो मैग्नीट्यूड में निकाल लीजिए, तो 1 में से 0.1 घटा लीजिए, आ गया हमें 0.9 वेबर का चेंजिंग है। टाइम क्या दिया हुआ है, टाइम दिया 0.1 सेकेंड का, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ सीधा सीधा ΔΦ/ΔT मैग्नीट्यूड, यही करना है 0.9/0.1, तो इट इज 9 वोल्ट हो जाएगा यहाँ पर एक आंसर। तो फिर क्या बोला, चार्ज, तो चार्ज के लिए आपको बताया गया कितना इंड्यूस चार्ज होगा, तो जो भी चेंज इन फ्लक्स है उसमें R से डिवाइड कर देंगे, चार्ज आ जाएगा, तो ΔΦ हमारा हो गया 0.9 का, और R की वैल्यू देखिए क्वेश्चन में ही दिए रखी है इन्होंने 10 ओम, तो उस 10 को पुट किया तो 0.09 कूलम चार्ज आपका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा है करेक्ट चॉइस, 9 वोल्ट एंड 0.09 कूलम, तो 9 वोल्ट एंड 0.09 कूलम, यहाँ डी ऑप्शन दिखाई दे रहा है, दैट इज योर करेक्ट ऑप्शन। तो इसी तरह से छोटे छोटे सवाल आपको नीट में भी मिल जाते हैं,
तो बहुत ही आसान है यहाँ पे फैराडे लॉ पर क्वेश्चंस। अब थोड़ा उसके एप्लीकेशन पार्ट्स को थोड़ा सा और आगे डिटेल में देखिए, समझते हैं। मोशनल ईएमएफ वगैरह के बारे में बात करना होगा। आइए बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है यहाँ पर अबाउट मोशनल ईएमएफ। क्या होता है ये, तो ध्यान देना है बच्चों कि जैसे कि अगर कोई कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का केस हम लोग को चूंकि यहाँ पे स्टडी करना है, तो मान लो कि कोई कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस नेचर का है, मतलब ये वर्टिकल प्लेन हुआ और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स अंदर को जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जिस तरह से लिया है कि क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर जा रही है, ठीक है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इस तरह से इनसाइड इनटू द प्लेन जा रहा है। अब हम लोग अगर यहाँ पे कोई कंडक्टर को रखते हैं इस तरह से, एल लेंथ का है कोई कंडक्टर, और अगर इसको एक वेलोसिटी के साथ हम लोग इसमें इन कराएंगे, एक वेलोसिटी के साथ अगर हम लोग इसमें लेके जाते हैं, तो इसकी कंडक्टर की इस तरह की वेलोसिटी मान लीजिए v हो गया, तो क्या होगा कि कंडक्टर के पास होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो इन इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अब एक पर्टिकुलर मोशन v डायरेक्शन मोशन में आ गए हैं वो, ठीक है। तो वो जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेंगे, हम जानते हैं कि चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो फिर उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स काम करता है। तो यहाँ पर जब इस तरह से चलेंगे तो इसके अंदर रहने वाले इलेक्ट्रॉन्स पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो नीचे की तरफ आपका लग जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे दिखाया गया है उस पर बताया जा रहा है कि Fm नीचे की तरफ लगेगा, और ये Fm कौन से फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है, Q इंटू वी क्रॉस बी को, जहाँ आप जानते हैं कि Q अगर निगेटिव है तो फिर ये Fm का डायरेक्शन भी v क्रॉस बी के अपोजिट में आ जाएगा। तो आप देखिए v क्रॉस बी का डायरेक्शन देखना होगा हम लोग को, तो v हो गया हम लोग का किधर, इस तरफ हो गया v, तो चलिए v हो गया, और क्रॉस बी मतलब इनसाइड है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड तो इनसाइड है, क्रॉस फील्ड नेचर का है, तो ये इनसाइड हो गया, क्रॉस नेचर का फील्ड है तो इनसाइड हो गया। अब हमें को निकालना है v क्रॉस बी, तो v से b की तरफ स्क्रू को घुमाएंगे, v से b की तरफ स्क्रू को घुमाया तो अपवर्ड डायरेक्शन में आया। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता है यहाँ पर तो उसको ऊपर की तरफ फोर्स लगता है, क्योंकि वो निगेटिव है तो कहाँ लग जाएगा, नीचे की तरफ, ठीक है। v क्रॉस बी की तरफ आप स्क्रू को घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, अपवर्ड डायरेक्शन बताया। तो अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो ऊपर, लेकिन वहाँ इलेक्ट्रॉन है जो कि निगेटिव है इसलिए उस पर लग जाएगा नीचे, इसीलिए Fm लग गया नीचे। तो क्या होगा कि जब आप इसमें जब तक आप इस तरह से वेलोसिटीज में रखिएगा तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स जो है वो नीचे की तरफ लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन इधर आके जमा हो जाएंगे। सो लोअर एंड पर निगेटिव चार्जेस आके जमा होने लगेंगे, तो ऑटोमेटिकली अपर एंड पे आपको पॉजिटिव चार्ज वो क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि ओवरऑल न्यूट्रल ही रखना है, न्यूट्रल था, न्यूट्रल है, न्यूट्रल ही रहेगा किसी भी केस में। तो इसीलिए आपको क्या करना है, अगर नीचे कभी निगेटिव जमा हुआ है तो चूंकि जहाँ से आया तो वहाँ पे पॉजिटिव छोड़ दिया होगा ना, तो वो लोग पॉजिटिव सब शिफ्ट होकर के ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि ऊपर से फिर और भरने के लिए वहाँ पे आ जाते हैं। तो अल्टीमेटली ऊपर में पॉजिटिव और नीचे में निगेटिव हो जाता है। तो अब जब ये चार्ज इधर इधर डेवलप हो गया तो फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर फिर क्या हो गया, ऊपर की तरफ हाई पोटेंशियल, नीचे की तरफ लो पोटेंशियल। तो ये जो रॉड होगा दैट विल बिहेव लाइक ए सेल, ठीक है, एक सेल की तरह बिहेव करेगा। और इस सेल का जो ईएमएफ होगा वो हम लोग लिखेंगे कितना, VBL। तो इसका कैलकुलेशन में करेंगे, V हो गया यहाँ पे वेलोसिटी, V हो गया मैग्नेटिक फील्ड, और L जो हो गया आपका लेंथ ऑफ द रॉड हो गया। तो उसी बात को यहाँ पे लिखा गया और इसी फेनोमेनन को कहा जाता है मोशनल ईएमएफ। तो एक बार पढ़ लेते हैं। When a conductor having free electrons remains in motion in a magnetic field, the free electrons of the conductor will experiences magnetic force according to this equation, Fm equal to Q V cross B. Due to this magnetic force acting on the electrons, they are gathered at one end of the conductor. As a result, this end becomes negatively charged and hence the other end becomes positively charged. तो इसी बात को कहा गया है कि जब किसी कंडक्टर जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन हो उसको आप मोशन में रखते हैं किसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है ये इस फॉर्मूले के हिसाब से फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, और ये मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रॉन पर जब लगता है तो वो एक एंड पे जाकर के जमा हो जाते हैं, और इस वजह से वो एंड निगेटिवली चार्ज हो जाता है, तो दूसरा एंड अपने आप पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अब नाउ ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ चार्जेस एट द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, चूंकि एंड पर चार्जेस डेवलप हो गए हैं तो एन ईएमएफ इज ऑल्सो इंड्यूस्ड, इसी बात को ईएमएफ के रूप में कहा जा सकता है कि ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा बिटवीन द एंड्स ऑफ द रॉड, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ विच द रॉड बिहेव्स लाइक ए सेल, ठीक है। और द फेनोमेनन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ईएमएफ इन द रॉड ड्यू टू मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज मोशनल ईएमएफ, ओके। तो इसकी वैल्यू पर आइए बात करते हैं कि किस तरह से ये जो डेवलप हुआ है इंड्यूस्ड ईएमएफ वो VBL, V is the velocity, B is the magnetic field जो अप्लाई किया हुआ है यहाँ पे, और L is the length, ये होगा। अच्छा, ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू, यहाँ पे एक बात और चर्चा करेंगे कि ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, V is constant, B is constant, L is constant, मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू आपका EMF का यहाँ पे बनेगा।
तो ऐसा क्यों नहीं हुआ कि इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगते रहे और जो चार्जेस जो जमा हो गए इनकी अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाती, मतलब कि इसको बहुत देर तक हम मोशन करा देंगे, मतलब मान के चलो कि ये फील्ड का जो एरिया है, रीजन है, बहुत ज़्यादा है और आप इस तरह से 1 किलोमीटर तक उसी वेलोसिटी से बढ़ाते रहें, तो ऐसा क्यों नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन जो होता है ये जमा होता रहे और ये जो है वैल्यू जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन्फिनाइट की ओर बढ़ जाए, मतलब बहुत बहुत हाई पोटेंशियल जनरेट हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता, एक इक्विलिब्रियम अचीव हो जाती है। ठीक है, उसका कारण समझिए, जैसे यहाँ प्लस और यहाँ पे माइनस आना शुरू होगा, देखिए आपकी वेलोसिटी की वजह से जो भी फोर्स लगने वाले हैं वो कांस्टेंट नेचर के आपके लगेंगे, तो एफ एम की वैल्यू फिक्स है। अब वो एफ एम फिक्स है, अब और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इधर ड्रिफ्ट हो रहे हैं, तो इधर आके जमा हो गए, इधर हो गया पॉजिटिव, तो इससे क्या होगा ना कि एक प्लस और माइनस के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा, ऊपर से नीचे की तरफ एक कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स पर ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक चार्ज लगा देगा, Fe। देख सकते हैं आप, जिधर फील्ड डेवलप होता है ईएमएफ सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर डेवलप होता है इलेक्ट्रॉन पर उसके अपोजिट इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा ऊपर और मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन हो गया है नीचे। तो जैसे जैसे ये चार्ज के अमाउंट बढ़ेंगे, ये जो आपका कैपिटल ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका अमाउंट भी बढ़ जाएगा, है ना। इसको आप ई बाई एल के रूप में कह सकते हैं, जितना भी ये ईएमएफ डेवलप करेगा एंड डिवाइडेड बाय लेंथ, ये ऐसे। ठीक है, तो ये आपका ईएमएफ जितना ज़्यादा होगा आपका ये कैपिटल ई जो होगा वो उसी हिसाब से बढ़ता जाएगा, तो एक समय ऐसा आएगा कि ये आपका एफ ई और एफ एम क्या होगा, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इसके बारे में डिटेल में समझना, अभी बस थ्योरेटिकली यही समझ लो कि जैसे जैसे प्लस माइनस आएगा तो ऊपर से नीचे की ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स्ट्रा आ जाएगा, उसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर की ओर काम करना शुरू करेगा और वो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू जैसे ही बराबर हो जाएगी तो फिर क्या हो जाएगा, क्योंकि चार्ज जमा होते रहेंगे तो ये स्ट्रांग होता रहेगा तो फिर ये स्ट्रांग होता रहेगा, तो कभी ना कभी एफ को तो बराबर कर ही लेगा ना। तो जैसे इसको बराबर कर लेगा तो फर्दर इधर ड्रिफ्ट होना इलेक्ट्रॉन का रुक जाएगा, तो एक कांस्टेंट वैल्यू तक आकर के ये रुक जाएगी ईएमएफ, जो कि VBL के फॉर्मूले के साथ दिया जाता है। आइए जरा से इस फॉर्मूले पर भी बात कर लिया जाए। देखिए बच्चों, यहाँ पर मैथमेटिकली अब हम लोग कोशिश करेंगे कि किस तरह से VBL आया इसको समझने की। तो मैथमेटिकली हमारे पास क्या है, देखिए यहाँ पर आपका एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है B मैग्नीट्यूड का, जो क्रॉस फील्ड के रूप में दिखाया जा रहा है, मतलब इनटू दी प्लेन है, B मैग्नीट्यूड का। इसमें आपने एक कंडक्टर को मूव कराया था इस तरह से V वेलोसिटी के साथ, तो हमने क्या कहा कि यहाँ पर एक ईएमएफ डेवलप होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा, इसी को मोशनल ईएमएफ बोलते हैं। तो एक मोशनल ईएमएफ डेवलप हो जाएगा, जब तक ये वेलोसिटी इसमें रहेगी तब तक ये ईएमएफ यहाँ पे डेवलप होता रहेगा। और हमने ये भी कहा था कि चूंकि इलेक्ट्रॉन इस तरफ से नीचे आ जाएंगे, तो क्रॉस फील्ड में इस तरह से चलोगे तो इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज ऊपर हो जाएगा, चार्जेस डेवलप हो जाएंगे, उसकी वजह से यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा ऊपर से नीचे की तरफ। तो हमें याद होगा इलेक्ट्रोस्टैट के कॉन्सेप्ट से हमने जाना था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है वो माइनस ऑफ डेल्टा V बाई डेल्टा एक्स के रूप में लिखा जा सकता है। ये पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय डिस्टेंस, मतलब निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल इज नोन एज फील्ड, यही पढ़ा था। तो उसी समय हमने डेल्टा V भी कहा था कि ये इधर लाइए तो माइनस ई इंटू डी एक्स हो जाएगा। और वेक्टर फॉर्म में अगर इसी बात को लिखा जाए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और यहाँ भी आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो ई डॉट डेल्टा एक्स इस तरह से लिख सकते हैं। इस केस में क्या हो जा रहा है, ये जो डेल्टा V आप कह रहे हो जिसको, मतलब यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस वही तो है ये ईएमएफ इंड्यूस्ड, जो सेल यहाँ पर हम एक इक्विवेलेंट सेल मानेंगे, उस सेल का जो ईएमएफ आएगा वही तो है यहाँ से यहाँ के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो डेल्टा V इज ई, और जो डेल्टा एक्स है उसको आप लेंथ के लिए दिखा रहे हो, dl का इंटीग्रेशन कर देंगे वो l लेंथ बन जाएगा, है ना, इस तरह से। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जो ईएमएफ डेवलप होगा यहाँ पर वो माइनस ऑफ ई डॉट dl के रूप में हो जाएगा। ई तो आपका था ही और डेल्टा एक्स को हमने dl कर दिया और इंटीग्रेशन का साइन यूज कर ही दिया है, तो जब इंटीग्रेशन ऑफ dl आएगा तो वो पूरा का पूरा l हो जाएगा, इनिशियल टू फाइनल। दूसरी बात क्या है, इसको इक्वेशन 1 कर दिया। दूसरी बात क्या है उसको देखिए। अब हम जानते हैं कि यहाँ पर जो भी ये ईएमएफ डेवलप होगा
वो तब तक उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी जब तक कि इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्टेड होते जा रहे हैं, और बाद में ये कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब अब और इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं हो रहे। तो क्यों नहीं हो रहे भाई? क्योंकि वो इक्विलिब्रियम अटेंड कर लिया होगा। इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, चूंकि ये मोशन में है तो एफएम तो लग ही रहा होगा, लेकिन चूंकि प्लस माइनस आ चुका है बहुत सारा, तो उसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी डेवलप हो चुका है, तो एक इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा ऊपर की तरफ जो इसको बैलेंस कर लेगा। कहीं ना कहीं किसी न किसी ईएमएफ वैल्यू के लिए एफ ई और एफ एम जो है बराबर हो जाएगा, तो इक्विलिब्रियम में जो है आपका अब फर्दर इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग नहीं होगी, चार्ज का डेवलपमेंट और नहीं बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस और नहीं बढ़ेगा। तो इक्विलिब्रियम ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लिखेंगे वही ओवरऑल लॉरेंज फोर्स को बोल देते हैं, दोनों फोर्सेस का सम वेक्टर सम 0 होना चाहिए। तो इस केस में हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में कुछ ऐसा रिलेशन आ रहा है। देखिए एफ ई ई इंटू ई, कैपिटल ई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया जो कि यहाँ पे डेवलप हुआ है चार्जेस की वजह से, और ई इंटू वी क्रॉस बी, ये एफ एम का हो गया यहाँ पर। तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज चाहे निगेटिव ही क्यों ना हो यहाँ पे, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ है वो होना चाहिए माइनस ऑफ वी क्रॉस बी के। तो ये हम जान रहे हैं यहाँ पे, तभी ये इक्विलिब्रियम आएगा। तो चूंकि इक्विलिब्रियम है तो ये चीज़ ट्रू है। तो अब 1 और 2 को एक साथ देखिए, यहाँ पर जो ये अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जो डेवलप हुआ है उसके लिए जो ये ई लिखा गया है, दैट कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ वी क्रॉस बी। तो इसको हम यहाँ पर लेके चले आते हैं, क्योंकि ये वाला माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ई का वैल्यू ये वाला यहाँ पे रख दीजिए, तो माइनस ऑफ वी क्रॉस बी, और बाकी तो डॉट डी एल था ही, डॉट डी एल वैक्टर। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, एंड वी क्रॉस बी इंटू डॉट डी एल। अब इसी को थोड़ा सा एनालाइज करने की जरूरत है। इस केस में क्या हो जाता है, v और b के बीच का आप एंगल देखिए, तो वेलोसिटी तो हमारी इस तरफ है ना, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो तो इस प्लेन के अंदर गया हुआ है, और वेलोसिटी हमारी इसी प्लेन में है, तो वो 90 डिग्री तो हो गया। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो v क्रॉस b का अगर हमको मैग्नीट्यूड देखना होगा, क्योंकि v इज परपेंडिकुलर टू b, तो v b साइन 90 मतलब v b ही रहेगा। तो इसको तोड़ेंगे तो वो क्या बनेगा, v b ही बनेगा मैग्नीट्यूड में। ओके, और बाकी उसका अगर हम लोग डायरेक्शन पर विचार करें, v क्रॉस b का डायरेक्शन किधर होगा, तो एक बार फिर से देख लीजिए, v इधर हो गया, v का डायरेक्शन जो था वो तो अंदर की तरफ था, तो v से b की तरफ स्क्रू को घुमाएंगे, तो v से b की तरफ स्क्रू को घुमाइए तो देखिए अपवार्ड आ जाएगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा। v इधर हो गया, b उस तरफ हो गया, तो v से अंदर की तरफ v क्रॉस b, तो v से b की तरफ हमने स्क्रू को घुमाया एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर की तरफ आपको आ जाएगा। ठीक है, तो v क्रॉस b का डायरेक्शन अपवर्ड आ गया, ऊपर की तरफ आ गया, और l वेक्टर जो बनेगा लेंथ वाइज रॉड का, उसका भी हमको अपवर्ड ही लेना है। अपवर्ड ले लो या डाउनवर्ड ले लो, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। cos 0 भी 1 होता है, cos 180 भी -1 होता है, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज देखिए तो वो भी 1 ही है मैग्नीट्यूड के हिसाब से, इसीलिए वो पैरेलल या एंटी पैरेलल हो जाएगा, तो हम अपनी सुविधा के लिए उसको पैरेलल ही ले लेते हैं। तो v क्रॉस b का डायरेक्शन और जो इंटीग्रेशन ऑफ dl मतलब लेंथ वेक्टर आएगा, जिसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी बाद में बोल सकते हैं, तो उन दोनों का डायरेक्शन या तो पैरेलल आएगा या तो एंटी पैरेलल आएगा। तो मैग्नीट्यूड वाइज जो है cos 0 या cos 180 मैग्नीट्यूड के हिसाब से 1 ही रहेगा। तो आपका अब इनको एक साथ देख करके चलिए, v क्रॉस b डॉट प्रोडक्ट है ना, तो दो वेक्टर का जब डॉट प्रोडक्ट होता है तो पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड और इंटू कॉस जो भी एंगल है, तो 0 ही था, तो cos 0 1 हो गया। तो ये जो होगा अंदर का जो सॉल्व होगा, तो पहले का मैग्नीट्यूड इंटू दूसरे का मैग्नीट्यूड और इंटू cos 0 तो 1 ही हो गया। तो v क्रॉस b का मैग्नीट्यूड हमने देख रखा vb, तो ये वाला यहाँ से सॉल्व होकर vb हो गया, और इंटीग्रेशन ऑफ dl cos 0, तो dl का वही l लिख देंगे, तो क्या हो गया ये p v b l। तो इसका मतलब जो भी आपका ईएमएफ यहाँ पर हो रहा है वो क्या हो गया, वेलोसिटी कौन सी है v, b कितने स्ट्रेंथ का है, और l मतलब कितने लेंथ का आपका ये कंडक्टर है। इस तरह से ये फॉर्मूला भी काफी काम का है, इसको जरूर याद रखिएगा, ये बहुत सारी बातों को बताएगा। डीएल वेक्टर, अच्छा इसी में देखिए अभी क्रॉस फील्ड इस तरह से है, अगर हमारा इस तरह का कुछ हो जाता मोशन क्रॉस फील्ड में, इस तरह से अगर देते, लेंथ वाइज मोशन होता, इसी तरह से मोशन होता, तो क्या होता, फिर यहाँ पर कोई डेवलपमेंट दोनों इंड के बीच में तो नहीं हो पाता, क्योंकि एल वेक्टर आपका ऐसा हो गया है ना, v क्रॉस b
का डायरेक्शन अभी हमने देखा था ऊपर की तरफ, और एल वेक्टर का डायरेक्शन अगर ऐसा हो गया तो फिर तो 90 बन जाएगा ना, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लोगे 90 होगा तो 0 हो जाएगा। तो जब ये इस तरह से मूव करेगा तो फिर कोई भी ईएमएफ डेवलप नहीं होगा। ऐसे मूव कर रहा है तो एल वेक्टर इधर हो गया और v क्रॉस बी भी आपका उधर ही हो गया, तो डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो तो मैक्सिमम रिजल्ट देगा, तो वी बी एल आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये सब चीज़ें ध्यान रखेंगे। बाकी एंगल होगा तो अपना कॉस थीटा के हिसाब से आएगा, तो आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आपका ईएमएफ डेवलप इंड्यूस्ड ईएमएफ मोशनल ईएमएफ की वैल्यू हो गई वी बी एल, ये याद रखिए। यहाँ पर जो इंटीग्रेशन ऑफ डी एल वैक्टर हुआ उसको ध्यान से रखना है और भी नोट करके लिखना है कि दिस इज ऑल्सो नोन एज डिस्प्लेसमेंट फैक्टर, दैट इज इट रिमेन्स इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप एंड ओनली डिपेंड्स अपॉन इनिशियल टू फाइनल एंड्स ऑफ द कंडक्टर। मतलब अभी जो ये सीधा रॉड आपको दिख रहा था, ये हमने यहाँ पे बनाया हुआ है ऐसे है, तो इसके लिए एल तो लेंथ हो गई, डायरेक्शन मान लो मैंने ऊपर ले लिया तो एल जे यूनिट वेक्टर, तो यही सेम काउंट होगा अगर ये रॉड मुड़ी हुई भी होती लेकिन लेंथ वाइज इतनी ही यहाँ से यहाँ तक रहती और ऐसे करके मुड़ा हुआ रहता, तो भी यहाँ से यहाँ ड्रॉ करेंगे तो जो लाइन आएगी वो बिल्कुल इससे मैच करेगी। तो यहाँ पर जो बात हो गई वही चीज़ यहाँ मुड़ गया, लेकिन हाइट वही रखना है। इस इंट और इस इंट के बीच में अगर एल ही है लेंथ, तो फिर क्या होगा, ये सबके लिए एल जे एल जे एल जे, आपका इस शेप से कोई मतलब नहीं है। इस तरह से आप कितना भी ये टेढ़ा मेढ़ा हो, ये सेमी सर्कल हो, कोई मतलब नहीं है। ये सब के लिए जो इंटीग्रेशन ऑफ डी एल है या फिर एल वेक्टर है, बी वी एल में जो ये एल की वैल्यू है वो सब के लिए देखिए एक समान आएगी। इस लेंथ से कोई मतलब नहीं है। इनिशियल टू फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बस उससे मतलब है, और उसी हिसाब से डायरेक्शन भी काउंट होगा इनिशियल से फाइनल की तरफ। तो इस तरह से इसका इन बातों का एप्लीकेशन हम लोग आगे भी देखते हैं। कई बार केसेस आपको दे दिए जाएंगे, बोलेगा कितना ईएमएफ डेवलप हुआ बताइए, इस फॉर्मूले को याद रखेंगे वी बी एल और उसके बाद सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों बिल्कुल अच्छी तरह से याद रखिएगा इसको कि कांस्टेंट वेलोसिटी और कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का केस हो तो जो ईएमएफ डेवलप हो रहा है मोशनल ईएमएफ, उसमें वी क्रॉस बी और डॉट प्रोडक्ट लेना है इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, ये डिस्प्लेसमेंट फैक्टर, ठीक है। तो वी क्रॉस बी का आपको डायरेक्शन देख लेना होगा, डीएल वेक्टर का डायरेक्शन देख लेना है, दोनों के बीच का अगर डॉट प्रोडक्ट वाली बात है तो उसको लगा देना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ है। तो व्हेन द कंडक्टर इज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड लेंथ वाइज, यहाँ पे फील्ड छूट गया है, मैग्नेटिक फील्ड लेंथ वाइज, देन द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी 0। तो कैसे, अभी बताया था आपको, जैसे इस तरह से अभी मूवमेंट हो रहा है, ऐसे करके मूवमेंट होना है। तो जब क्रॉस फील्ड है, इस तरह से मूवमेंट हो रही है, वी वेलोसिटी है, तो वी क्रॉस बी का डायरेक्शन आप देखिए, वी क्रॉस बी का डायरेक्शन ऊपर आ जाएगा। बी अंदर की तरफ है, बी इधर है, तो वी क्रॉस बी ऊपर की तरफ, तो ये हो गया डायरेक्शन ऑफ वी क्रॉस बी। और लेंथ वाला जो डायरेक्शन है इंटीग्रेशन ऑफ डीएल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो इनिशियल टू फाइनल वी के डायरेक्शन में ही नॉर्मली हम लोग ले लेते हैं, तो ये तो यही डायरेक्शन हुआ, इधर ही हो गया। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला डायरेक्शन और ये वाला डायरेक्शन 90 डिग्री आ रहा है, तो इसका डायरेक्शन और इसके डायरेक्शन के बीच में 90 डिग्री अगर होगा तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 ही ना होगा। तो वी क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू डीएल वेक्टर, इसका मतलब सीधा सीधा इनका डॉट प्रोडक्ट 0। सो यहाँ पे कोई ईएमएफ डेवलप दोनों इनके बीच में नहीं होगा। लॉजिकली भी देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन पर देखिए वी क्रॉस बी ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, ऊपर की तरफ इस तरह से आपका जा रहा है वी क्रॉस बी लेकिन इलेक्ट्रॉन है तो एफ एम अगर निकालोगे तो नीचे आ जाएगा, क्योंकि ऊपर में आपका होता है पॉजिटिव तो नीचे होता है निगेटिव, तो सारे इलेक्ट्रॉन जो होंगे थोड़े थोड़े नीचे जमा हो जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज ऊपर बन जाएगा। तो जितना ऊपर में इस तरह से प्लस उतना ही नीचे, तो दोनों एंड के अगेंस्ट में तो नहीं आएगा। इधर करोगे तो कोई भी नेट पोटेंशियल बनेगा ही नहीं, जितना पॉजिटिव ऊपर उतना ही नेगेटिव नीचे, सब कैंसिल करता रहेगा हर बार, ठीक है। तो ऐसे तो नहीं आ पाएगा दोनों के बीच, ठीक है। अच्छा कुछ एग्जांपल देखिए मोशनल ईएमएफ को आप इससे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे ये देखिए एक रेल्स पटरी टाइप का दिया हुआ है और ये वाला एक कंडक्टर है जो इस पर स्लाइड कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड है बी स्ट्रेंथ का कांस्टेंट, और सर्किट कंप्लीट किया गया है, सर्किट का रेसिस्टेंस आर ऐसे दे दिया गया है। अब अगर आपने इसको वी नॉट वेलोसिटी यहाँ पर दी तो क्या होगा, ये मोशन में जाएगा, तो पहले जो इतना सा एरिया आ रहा था अब इसके चलने से इतना ज़्यादा एरिया कवर करेगा। मान लो कि
कुछ टाइम में इसने x दूरी कवर की, क्योंकि v नॉट वेलोसिटी है तो आप लिख सकते हैं v नॉट इज dx/dt। तो जो भी ये x पोजीशन पर ये है तो dx/dt हो गया v नॉट, और ये इस तरह से कवर कर रहा है। तो एरिया अब बढ़ रहा है, मतलब फ्लक्स लिंकेज बढ़ रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ काउंट होगा। तो फैराडे का लॉ क्या कहता था, जब एरिया बढ़े तो b इंटू da/dt, ठीक है, b इंटू da/dt, n नंबर ऑफ टर्न्स वो 1 हो गया, थीटा 0 हो गया, तो b इंटू da/dt से काम करेंगे तो b हो गया, और da/dt तो एरिया क्या हो गया यहाँ पर गौर से देखिए, तो l लेंथ हो गया ये और x हो गया ये, सो l इंटू एक्स, तो l कांस्टेंट हो गया ये लेंथ, तो बाहर आ गया आपका, सो b इंटू एल और dx/dt रहेगा, और dx/dt को हमने क्या कहा था, v नॉट, तो b l v नॉट, ये देख सकते हैं कि यहाँ भी जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा बी एल वी नॉट, तो ऐसे भी समझ सकते हैं, डील कर सकते हैं, आसान भी है। अगर मान लीजिए कि बोर्ड में आपको 1 नंबर के लिए पूछा या 2 नंबर के लिए पूछा प्रूफ करने के लिए मोशनल ईएमएफ की वैल्यू को, तो आप इस तरह से काम कर सकते हैं, सबसे आसान पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए, तो ये सारी बातें हो गई, और एक बार फिर से रिपीट कर दें कि अगर आप मूविंग लेफ्ट टू राइट, पॉजिटिव अपवर्ड एंड निगेटिव डाउनवर्ड, कोई भी रॉड को लेके इस तरह से क्रॉस फील्ड में अगर आप जा रहे हैं तो ऊपर की तरफ पॉजिटिव और नीचे की तरफ निगेटिव बनेगा, इसलिए ऊपर में इस तरह से सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, नीचे निगेटिव टर्मिनल दिखाया जा रहा है। करंट जो हो जाएगा इस तरह से चलेगा, तो एंटी क्लॉकवाइज करंट इसमें मूव करेगा। तो कभी कभी करंट का डायरेक्शन भी पूछ लेता है। तो रॉड जो इस तरह से जा रहा है सीधा, तो ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ निगेटिव, तो सेल इस तरह से बनेगा, और सेल की जो ईएमएफ वैल्यू होगी वो वी नॉट बी एल, तो ये याद रखेंगे। तो क्रॉस फील्ड में ऐसा होगा, एंड वाइस वर्सा, मैंने डॉट फील्ड हो जाए तो रिवर्स हो जाएगी चीज़ें, अभी ऊपर पॉजिटिव बन रहा था, डॉट हो जाएगा तो ऊपर निगेटिव आना शुरू हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो इस वीडियो में तो यहाँ तक ही, तो अच्छे से कवर करके रखिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, इससे आगे का काम करेंगे, ठीक है। तो मन लगा के पढ़िए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।